शादी की रात कुछ भी हो या कोई मामूली सा वाकया भी हो तो वो इंसान को उम्र भर याद रहता है। मुझे भी अभी तक याद है जब मेरी शादी हुई। शादी के पहले ही दिन एक छोटा सा लड़का मेरे कमरे में आया, कहने लगा, मालकन आप ताज़ा फ्रेश दूध पिएंगी? मैंने कहा हाँ। उसने बड़े चाव और लगाव से मुझसे पूछा तो मैंने भी उसको हाँ में जवाब दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है। मैं तो यही समझी थी कि ये बच्चा होगा या तो मेरा दिलबर होगा या मेरे शोहर का कोई जानने वाला। लेकिन थोड़ी देर के बाद दूध लेकर आया तो उसकी जुबान, बोल चाल, उठना बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने उससे कोई बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैं अंदाजा कर चुकी थी कि वो इस घर का खानदानी नौकर है। मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि तुम जिस घर में जा रही हो वहां पर तुम्हारे आगे पीछे नौकर फिरेंगे। अब मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन आया था, लेकिन मुझे मर्द नौकरों से उलझन रहती थी। हमारे अपने घर में एक काम वाली थी। उससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर का काम निपटाने आता था। उसे अब्बा ही लाए थे। जब हम लोग बड़े हुए तो अम्मा ने उनसे कहकर हटवा दिया था। लेकिन अब मैं फिर एक ऐसे घर में आ गई थी जहाँ पर मर्द नौकर थे और ये तो छोटा बच्चा था, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा, 15, 16, 17 साल का होगा, तो मैं इसे इस घर से भेज दूंगी। वैसे भी छोटे बच्चे को ज्यादा मामलात का पता नहीं होता। मैं तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा खुलकर बात करती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने लगी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे शोहर कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि मैं जिंदगी में तुमसे कभी कोई तवक्को नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं आम शोहर जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर है, तुम्हारे आराम का भी ख्याल रखा जाएगा। बस तुमने मेरी माँ जी की हर बात माननी है। माँ जी नौकरों पर सख्ती नहीं करती और वो बहुत ही नर्म दिल है। उनकी नर्म दिली से अक्सर हम भी तंग आ जाते हैं। लेकिन अब तुम इस घर की फर्द बन गई हो, इसलिए तुम नौकरों पर कभी सख्ती मत करना। लेकिन नौकर तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही नहीं करेंगे, बस तुम इन्हें झिड़कना मत। अम्मा का कहना है कि इन लोगों की बददुआ बहुत जल्द लगती है, इसलिए कभी भी ना ही इनसे कोई बदतमीजी की जाए और ना ही ऐसी कोई बात कि इनका दिल दुखे। मैंने अपने शोहर की हाँ में हाँ मिलाई थी। जाहिर है मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर मुझसे कहने लगे, तुम दूध पीकर सो जाओ, मुझे फिलहाल अपने दोस्तों के साथ जाना है। आज उन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊँ। 2-3 बजे आऊँगा, तब तुम थक चुकी होगी, इसलिए तुम सो जाओ। मैं आदर से कह दूंगा कि अगर मैं आया तो वो तुम्हें जगा देगा। आजर मैंने अपने शोहर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो कौन है? मेरे मुंह से पहला लफ्ज यही निकला था। अरे थोड़ी देर पहले जो तुम्हें दूध देने आया था, वो छोटा बच्चा हमारे घर का सबसे अच्छा और बेहतरीन खिदमतगार है। उसे कभी भी नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई या फिर अच्छा समझना। तुम्हारी इतनी खिदमत करेगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और सब उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। इसलिए मैंने अम्मा से कहा था कि मेरी बीवी के लिए भी आदर को रख दें, ताकि वो काम करे और मेरी बीवी को कोई मसला भी ना हो। मैं तुम्हारे किरदार के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बड़े बड़े आदमियों से नफरत है, इसलिए ये छोटा बच्चा रखा है ताकि तुम इसके साथ कभी भी डरो नहीं या खुद को गैर महफूज तस्वुर ना करो। मैंने अपने शोहर का शुक्रिया अदा किया। वो तो चले गए, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे होने लगा था। क्या इस घर में मेरा ख्याल सिर्फ नौकर ही रखेंगे? मेरा शोहर क्या मुझसे बात नहीं करेगा? मेरे दिल में हजारों ख्यालात आ रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर की तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था कि दरवाजा अचानक खुला। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैंने दरवाजे की कुंडी भी नहीं खोली। फिर ये दरवाजा कैसे खुल गया? ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे सामने 10 साल नौकर हाजिर खड़ा था और उसके हाथ में दरवाजे की चाबी थी। मैंने उसे देखकर गुस्से से पूछा, तुमने दरवाजे को चाबी से क्यों खोला? क्या तुमने देखा नहीं कि एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है?
कम से कम तुम्हें पूछ कर आना चाहिए था। तुम्हें इतना तो पता होगा कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है। आते हुए तुम्हें दस्तक देनी चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने उसे गुस्से से कहा तो अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगने लगा। मालकिन माफ कर दें, लेकिन दरअसल मुझे गलतफहमी हुई है। आपसे पहले ये कमरा छोटी बीबी का हुआ करता था। वो भी मुझे यही कहा करती थी कि बाज़ औक़ात मुझे इतनी सुस्ती होती है कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल नहीं सकती। तुम बाहर से चाबी इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोल लिया करो और मुझे कहवा वगैरह लाकर दे दिया करो। तो बस मैं छोटी बीबी के ख्यालों में आपके कमरे में भी ऐसे ही आ गया। मुझे माफ़ कर दें। जी, उसने बड़ी ही अदाओं से मुझसे माफ़ी मांगी। मैं भी समझ गई कि हाँ, हो सकता है कि मेरी नंद पहले बहुत ज़्यादा नखरे वाली और सुस्त होती हो, तो नौकर को इस तरह से कमरे का दरवाज़ा खुद खोल कर आना पड़ता होगा। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक ज़रूर जाऊंगी और इस नौकर की हरकतों पर शुरू से ही नज़र रखूंगी। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई और है? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, मैंने सोचा कि आपका हाल अहवाल पूछ लूं और अगर आपको खाने की कोई चीज़ चाहिए तो वो भी बता दें। मैं रात देर तक जागता रहता हूँ और इस हवेली के सारे नौकर सो जाते हैं, बस मैं ही जागता रहता हूँ। उसने बड़ी चमकती हुई आंखों से कहा था, अब ठीक है, फिलहाल तुम मेरे कमरे से जाओ और दोबारा ऐसे दरवाज़ा मत खोलना। जी बेहतर, वो अपने दिल पर हाथ रखता चला गया। मैं उसकी बातों से मुतासिर भी हुई थी कि इतना छोटा सा बच्चा और उसे कितनी ज़्यादा तमीज़ है। मुझसे कोई फालतू बात नहीं की, वरना कोई और लड़का होता तो न जाने मेरी तारीफ करने बैठ जाता। लेकिन ये नौकर होकर भी इतना सलीकामंद था। उसके जाने के बाद मैं अपने बिस्तर से उठी। मैं भी अपने कपड़े ठीक कर रही थी कि मेरी नज़र एक सफ़ेद रंग के रुमाल पर पड़ी। वो रुमाल एक शापर के साथ पड़ा हुआ था। शापर और रुमाल दोनों ही दरवाजे के पास रखे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अभी रखा गया हो, क्योंकि जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई थी तब किसी ऐसी चीज़ का नाम निशान भी नहीं था। लेकिन अब रुमाल और शापर देखकर मुझे लगा जैसे ये सारा कुछ आज़र नहीं रखा हो, उसका कोई मकसद हो सकता है। मैंने दिल में सोचा, लेकिन उस नौकर की मुझसे क्या तवक्कुआत और क्या मकसद हो सकता है? उसे मुझसे क्या गर्ज होगी? मैं यही बात दिल में सोचती शापर उठाकर देखने लगी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि अगर शापर में कोई ऐसी वैसी चीज़ हुई तो खामखा मैं बदनाम हो सकती हूँ। हो सकता है कि आदर हो, लेकिन मैंने शापर पहले अलमारी के नीचे छुपा दिया। उसके बाद कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मेरी सास के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, बेटी, मुझे हैरत है कि अभी तक तुम्हारा शोहर कमरे में क्यों नहीं आया, हालांकि उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए था। और फिर यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे कमरे में रोक कर रखती। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने शोहर को पहले ही दिन पाबंद करना शुरू कर दूं। आइंदा से वही होगा जैसा आप कहेंगी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई। बेटी, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन बस समझो कि इसे राजी रखना है। ये बात करने का वक्त नहीं। बस तुम्हें इतना कहूँगी कि तुम मोहतात रहना, और अगर तुम्हारा शोहर तुमसे दूर भी हो तो तुम खुद उसके करीब जाना। औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होती है। आपने अपना जवान बेटा तुम्हें दे दिया है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। सास की बात सुनकर मैं अजीब सोच में पड़ गई थी। मेरी सास बड़ी पहेलियां बुझवा रही थी, जबकि मुझे उनकी किसी बात की भी कोई समझ नहीं आ रही थी। खैर से मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी नज़र दूध के गिलास पर पड़ी। मैंने उसे फौरन उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। मुझे अभी सख्त प्यास लग रही थी, किसी से पानी भी नहीं मांग सकती थी। दूध पीकर मेरा पेट भर गया। मैं सोने के लिए लेट गई। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब मुझे अपने कमरे में किसी हलचल का एहसास हुआ। मैंने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे सख्त गुस्सा आया कि इस वक्त कौन आ गया। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा तो सामने आदर खड़ा था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उसे झिड़कते हुए पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रात के 2 बजे मेरे कमरे में क्या लेने आई हो? मेरी बात सुनते ही वो डर गया, कानों को हाथ लगाकर कहने लगा,
बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दें, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। मैं यहाँ पर अपनी एक बहुत जरूरी चीज भूल गया था। अगर मैंने वो चीज ना ली तो मैं मर जाऊंगा। आपने देखी तो होगी। आप बता दें। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। क्या चीज तुमने यहाँ रखी थी? एक चापर और एक रुमाल था। जी था तो वो आपको देना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे कहीं और गिरा आया हूँ। अगर वो रुमाल किसी और ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और 2 बार के बाद वो मेरे कमरे में इस तरह आते जाते उसने दूध का गिलास ले लिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैं फिर सोच में पड़ गई थी। मैंने सोचा क्यों न मैं रुमाल और वो छापा निकाल कर देखूं कि उसमें था क्या, जिसके बारे में वो इतनी ज्यादा जल्दी मचा रहा था। और उसे खौफ भी इतना था कि मैंने उसे तसल्ली दे दी थी। लेकिन मेरे दिल में शापर और रुमाल के लिए बेइंतहा तजस्सुस था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और इस बार लॉक लगाने की बजाय कुंडी लगा दी। फिर कमरे की रोशनी जलाई और रुमाल और चादर खोलकर देखने लगी। अंदर से जो चीज निकली वो देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। हैरान भी थी और परेशान भी थी, क्योंकि मैंने उस छोटे से बच्चे से उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसी चीज छापर में रख कर बहाने से मुझे देगा। अब मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया। आखिर ये किसकी हरकत थी? अगर मैं लाख गुस्सा उस बच्चे पर करूं, शक करूं और यकीन करने की कोशिश करूं कि ये उसने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ एक बड़ा ही कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो मुझे अच्छी तरह से जानता हो। मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि मैं अब इस नौकर आदर से बनाकर रखूंगी, कभी भी उसे डांटूंगी नहीं और ना ही कोई ऐसी बात करूंगी जिसकी वजह से ये मुझसे दूर चला जाए और बदले में मुझसे बातें छुपाने लगे। अगली सुबह हुई तो मैंने उसे 500 रुपये हाथ में रखकर कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मेरे हाथ में पैसे देकर वो बोला, मालकिन। मैंने उसका लफ्ज आधी में ही पकड़ लिया। मालकिन नहीं, तुम मुझे आप कहा करो। अब मैं तुम्हारी मालकिन नहीं बल्कि बड़ी बहन हूँ। कल श्यापर में जो चीज तुमने रखी थी, वो रुमाल क्या आपको पसंद आया? उसकी बात सुनकर मैं इधर उधर देखा, कहीं कोई बात सुन न ले। खासकर मैं अपने शोहर को इसकी खबर नहीं होने देना चाहती थी। मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है, लेकिन आइंदा तुम मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं। तुमसे मेरे बारे में अगर कोई बात करे तो तुम मुझे लाजमी बताना। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में हाँ सा हिला दिया और कहने लगा, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप ये किसी गरीब को दे दें तो बेहतर होगा। मैं उसका ये रवैया देखकर हैरान हो गई। उसमें खुद इरादी और गैरत भी थी, साथ ही साथ गुरूर भी था। वो मेरी किसी बात को खातिर में नहीं ला रहा था। लगता था जैसे सारी बातें वो पहले जानता था और किसी भी दौर मुझसे पैसे वगैरह नहीं लेना चाहता था। इसमें कोई लालच नहीं था। मैंने उस बात की खामोशी तो अख्तियार की थी, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल थे जो उठ रहे थे। अपने शोहर के होते हुए मैं ये बात किसी से कर नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि मैं फिर जाकर ये बात अपनी माँ के सामने रखूंगी। वो अपने तजुर्बे की रोशनी में मुझे ज़रूर इस बात पर रहनुमाई करेंगी कि ये हरकत किसने और क्यों की। क्योंकि उस छोटे बच्चे पर तो मैं शक बिल्कुल नहीं कर सकती थी। खैर, मैं अपने मेके चली गई। मैंने सारा मामला अम्मी को बताया। अम्मी भी परेशान हो गई। कहने लगी, बेटी, तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। अगर ये बात तुम्हारे शोहर को पता चल गई तो वो तुम्हारे किरदार के बारे में क्या सोचेगा? तो यही सोचेगा कि हमने तुम्हारी अच्छे से तरबियत नहीं की और यह कि तुम्हें अपने शोहर की अमानत में खयानत करने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ना करे कि अम्मी जान में अपने शोहर के अलावा दिल में किसी और का ख्याल भी लाती। तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं अपने शोहर के अलावा किसी के बारे में सोचा भी? ऐसा गुमान करना भी मैं गुनाह समझती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को यकीन आ गया था, लेकिन मैं जानती थी कि ये राज जैसे ही मेरे शोहर को पता चलेगा वो जरूर मुझसे तफ्तीश करेगा। वो शापर और रुमाल मैंने अम्मी को ही दिया और वापस अपने घर आ गई। अम्मी ने मुझे मोहतात रहने का कहा था और खासकर आज़र पर नजर रखने का, जिसे मैं एक 10 साल नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। लेकिन वो तो मेरी गलती थी। खैर, जब मैं दोबारा ससुराल आई तो मेरा शोहर मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर इंतजार से ज्यादा बेचैनी और गुस्सा था। उसे देखकर मैं डर गई। उसने मुझे अजीब से लहजे में पूछा कि तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी?
उनकी बात सुनकर मैंने आराम से जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपनी अम्मी की तरफ गई थी, अम्मी के साथ गई थी, तो मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर घर से कदम भी बाहर मत निकालना। उनकी बात सुनकर मैं सहम गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था मेरा शोर एकदम इतना बदल जाएगा, लेकिन उनकी नज़रों से लग रहा था जैसे कुछ तो हुआ है। वो मुझसे या तो खपाते या मुझसे कोई बात कहना चाहते थे। इतने में मेरी सास की आवाज़ आई गई। मुझसे कहने लगी, बेटी अच्छा सा खाना तैयार कर लो, आज हमारे घर में खास मेहमान आ रहे हैं। और हाँ, याद रखना उनके सामने तुमने बहुत बहुत ही ज्यादा दब एहतराम से अपने शोर को पुकारना है। यूं यार बार कहकर अपने शोर को नहीं पुकारना। मैंने अपने सास को तसल्ली दी, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, वो बेफिक्र हो जाए। पर मैं अपने कमरे में गई तो शोहर ने एक काली सी चादर उठा रखी थी और वो उसे बड़ी गौर से देख रहे थे। मैं ये देखते ही डर गई। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे, आज तुम मेहमानों के सामने ये औरतें रहोगी। चोर की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। कहने लगे, क्या हुआ? तुम सबके सामने सच संभल कर आना चाहती हो क्या? तुम सबको अपनी खूबसूरती दिखाओगी? मैंने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन नई नवेली दुल्हनें तो हमेशा तैयार हुआ करती हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही पहनूंगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गए, लेकिन मुकम्मल खुशी उनके चेहरे से गायब थी। लगता था जैसे वो मेरे बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जिसके बारे में अभी उन्हें मुकम्मल यकीन नहीं, और वो शक भी कर रहे हैं। खैर, मैंने सब सब्र तहम्मुल से काम लेना था, इसलिए मैं खामोश रही। फिर मेरे शोहर ने मुझे वही चादर ओढ़ने का कहा। हालांकि मैं तो समझी थी कि वो मुझसे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। दावत में कौन आ रहा है? मेरी बात सुनते ही मेरे शोहर के तासुरात बदल गए और बोले, जो भी आ रहा है तुम्हें उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम औरतों से हो या मर्दों से। तुम्हारे पहनावे में कोई फर्क ना आए। जी बिल्कुल सही। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी ताकि मुझे मेहमानों का अंदाजा हो जाए। मैं अपनी बात करके तो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे शोहर मुझे अभी तक मशकूक नजरों से देख रहा था। आधे घंटे बाद मेहमान जब मैंने खाना लगाया तो मेहमानों में एक काले रंग के कपड़े पहने आदमी मौजूद था। मैं उसे देखकर अजीब सी घबराहट का शिकार हो गई, क्योंकि वो मुझे बार बार इस तरह देख रहा था जैसे मुझे पहले से जानता हो। मैं उसे देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन अपने शोहर को ये बात महसूस नहीं होने दी। ना ही मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे शोहर ने मुझे ये बात बता नहीं रखी थी कि ये उनके रिश्तेदार हैं और क्या लगते हैं। तो मैं खामोशी से दावत का खाना खा भी रही थी और मेहमानों से भी पूछ रही थी कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। थोड़ी देर के बाद मैं उठकर किचन में आई। मेरा शोहर भी मेरे पीछे पीछे आ गया। सच सच बता दो, ये सब कुछ कब से चल रहा है? मेरे शोहर ने मुझे मेरे बाजू से खींचते हुए कहा। तो मैं परेशान होकर उन्हें देखने लगी। क्या चल रहा है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने उनसे गुस्से से पूछा। तो हंसकर बोले, यानी कि तुम्हें सब पता है लेकिन तुम अनजान बनने की अदाकारी कर रही हो। एक बात याद रखना कि मैं कभी किसी गुनहगार को या बेवफा को माफ नहीं करता, और जिस दिन मुझे सच समझ आ जाएगा उस दिन तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकूंगा भी नहीं। अभी तो मैं फिलहाल शक का फायदा ले रहा हूँ। जिस दिन मुझे हकीकत पता चली उस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शोर की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था, लेकिन मैं चुप कर गई थी। मैंने सोचा, जब मेरे किरदार में कोई खराबी है ही नहीं तो मुझे खामखा डरना भी नहीं चाहिए। मैंने अम्मी को भी यही बात बताई। अम्मी कहने लगी, बेटा ये बात इतनी आसान जितनी नजर आ रही है उतनी है नहीं। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है जो तुमसे छुपाया जा रहा है। वरना कोई भी इंसान अपनी शादी के फौरन बाद ही अपनी बीवी से ऐसी दिल दुखाने वाली बातें नहीं करता, और वो भी मेरे दामाद जैसा बच्चा जो कि इंतहाई शरीफ और नफ्स है। जरूर किसी ने उसके कान भरे होंगे। तुम अपने कमरे में गौर से देखो, कोई ऐसी चीज, कोई निशानी मिले तो मुझे बताना, बाकी तुम्हारी रहनुमाई करूंगी। अम्मा की बात से मुझे शापर और रूमाल वाला वाकया याद आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं उस रूमाल और शापर को अपने शोहर को दे दूं और उनसे पूछूं कि ये किसी ने मुझे आदर के जरिए भिजवाया था। लेकिन फिर सोचा कि ख्वाह एक नया किस्सा सामने आ जाए। तो उसी शाम आदर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, आप ही, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो बेशक आप जाकर बड़े भैया से पूछ लेना, लेकिन फिलहाल के लिए आप मेरे साथ आए। मैं आपको बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। तो मुझे क्यों बाहर लेकर जाओगे? आदर, तुम्हें तो खुद कुछ नहीं पता, तुम एक छोटे बच्चे हो। आदर मेरी बात सुनकर हंस पड़ा।
नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। बाहर बड़े भैया खड़े हैं, वो आपको लेने के लिए आए हैं। बड़े भैया यानी मेरे शोहर। हाँ हाँ आपी, मैं उन्हीं को तो बड़ा भैया कहता हूँ। वो कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उस आदर की बात सुनकर कुछ समझी नहीं थी, परेशान भी थी और शक भी पड़ गया था। मैंने अपनी सास से जाकर पूछा, आदर ने मुझे कहा है कि बाहर मेरा शोहर मुझे लेने के लिए खड़ा है। क्या वाकई में उन्होंने आपसे कोई ऐसी बात की थी? मैं तो बाहर जाकर नहीं देखा। आदर बच्चा है, शायद उससे गलती हो गई हो। आप जाकर एक बार देख आए। हमारी बात सुनते ही आदर बाहर की तरफ भागा। मेरी सास जब बाहर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर तो मैं बहुत सख्त हैरान हुई। अब मुझे आदर पर शक पड़ चुका था। शाम का वक्त था, सब लोग छत पर चाय पीने के लिए जा चुके थे। मैंने सोचा आज मैं आदर से दो हाथ क्यों न कर लूं। रोज रोज शक की आग में जलने से बेहतर है कि आज मैं उसे एक बार कमरे में बंद करके सारी तफ्तीश मुकम्मल कर लूं। तो मैंने ऐसा ही किया। बहाने से उसे स्टोर रूम में बुलाया। मुझे कुछ चीजें ऊपर रखनी है। फिर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से कमरे को ताला लगा दिया। आदर वहीं पर दरवाजा पीटता रह गया। मैं समझ सकती थी कि वो एक छोटा बच्चा है। उसका दिल भी कमजोर था, लेकिन मुझे भी अपने किरदार पर कोई स्याही नहीं चाहिए थी। मैंने सोच लिया आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। बाहर वाले कमरे का दरवाजा भी मैंने अंदर से बंद कर दिया। आदर से जाली वाला दरवाजा खोलकर पूछा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिर चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम यहीं पर सड़ कर मर जाओगे। वो छोटा बच्चा था, कब तक ये बात छुपा सकता था। भला मुझे कहने लगा, मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया। बड़े भैया के एक दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त से ये शर्त लगाई थी कि वो उसकी बीवी को अपने हाल में फांस कर रहेंगे। ये बातें मैं सुन रहा था। बड़े भैया को ये बात बहुत बुरी नहीं लगी। उन्होंने उससे दोस्ती भी खत्म कर ली। लेकिन वो आदमी वो पैसे मुझे देने लगा। कहने लगा तुम ये जाकर भाभी को ये शापर और रुमाल दे आओ, इसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखे थे। बस उनकी ये बात सुनकर मैं बहक गया था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, वरना मैं सारी जिंदगी आपकी नज़र में शर्मिंदा रहूंगा। मैंने कहा मेरी नज़र में तो तुम कर ही गए हो, लेकिन अब मेरे शोहर से दूर रहना, वरना अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चला कि तुमने शादी की रात मुझे किसी और का तोहफा लाकर दिया था, तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे। इसलिए दोबारा इस बात को अपनी ज़ुबान पर मत लाना और उस खबीस से भी कह दो कि दोबारा मुझ तक पहुँचने की अपने गंदे हाथ मेरी रूह तक पहुँचाने की कोशिश ना करे। मेरी बात सुनकर आदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं जानती थी कि वह बेचारा मासूम और बेकसूर है, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा भी नहीं रहा था। मैं किसी सूरत उससे दोबारा कोई बात नहीं करना चाहती थी। और सही कहते हैं कि मर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, औरत को हमेशा उससे एक फासले पर रहना चाहिए और हालात बिगड़ भी सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।